हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसका चैप्टर हम 6 आज पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं उसको। आगे शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। हिंदी में से कहते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी पे जो स्थल रूप मतलब एक ठोस चीज जहाँ पे हम खड़े हो सकें, रह सकें, बस सकें, उसे स्थल रूप कह सकते हैं, उसे लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आदमी रह लेता है, बस लेता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपने इनमें कुछ स्थलों ग्रुप को जोड़ देखा होगा। चित्र 6.1, वो जो ये रहा 6.1, पठार, पर्वत, इशारा लिखा है, ये सब है। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। आपको पता है ये पृथ्वी की सतह जो है एक समान नहीं है। ठीक, कभी कहीं ऐसे पहाड़ मिलेंगे, कभी वैसे मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, ऐसे करके। तो ये सारे एक समान ना होने का ही कारण है। ठीक, तो ये सब पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया से होता रहता है। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तो कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के प्रमाण स्वरूप है। मतलब स्थल रूप, ये स्थल रूप मतलब कि जितने भी सारे स्थल रूप है, पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, घाटी, ये सब ये दो प्रमाण के द्वारा आए गए हैं। मतलब दो क्रियाएं हुई हैं पृथ्वी के अंदर और बाहर, उससे ये हुआ है। ठीक है, तो क्या है, दो प्रक्रियाओं के प्रमाण स्वरूप है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक, प्रथम मतलब आपको पता है फर्स्ट, आंतरिक मतलब इनर कहते हैं। ठीक है, इनर प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस जिसे कहते हैं। आंतरिक मतलब इंटरनल। इंटरनल प्रोसेस के द्वारा कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं। कारण कुछ बहुत से स्थानों में पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पे अंदर धस जाती है। ये इंटरनल प्रक्रिया है। वो आगे आप पढ़ेंगे जाके, जब और थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल जाएंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस जाएंगे, उनमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि क्या है सारी चीजें। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? दूसरी प्रक्रिया, दूसरी या बाहर प्रक्रिया, इसे कहते हैं बाहर की प्रक्रिया। ठीक, आउटर प्रोसेस। स्थल के लगातार बनने और टूटने प्रक्रिया है। जैसे कि ये पहाड़ है, ऐसे करके पहाड़ होते हैं। यहाँ से जब हवा चलती है तो अपर्दन होता है, मतलब यहाँ से जो खिसकता है, पहाड़ को मिट्टी काटती है, तो यहाँ पे कहीं पे जब कटेगी तो कहीं पर जमा होगी। जब जमा होगी तो वहां पे ऐसे मैदान बनाएगी। तो इसे ही कहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा भी पृथ्वी का निर्माण होता है, स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो वही स्थल रूप जो है बनते हैं, कभी पहाड़ होते हैं, कभी मैदान होता है, कभी पठार होते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, हल्के हल्के वो घाटी बन जाती है कहीं पे, तो ऐसा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन, जिसे एरोजन कहते हैं। इंग्लिश में, मैं इंग्लिश वर्ड बताता हूं, आपको पता है, आपको एरोजन कहते हैं और कहते हैं। तथा अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे अगर नीचे यहाँ से एक टूटी चीज को यहाँ भरती रहेगी तो ऐसे निर्माण होता रहेगा। ठीक है, ये घाटी बन जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहते हैं किसे? निक्षेपण को। ये तो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ठीक, ये प्रक्रिया किससे होती है? जल, वायु और बर्फ के द्वारा। आंतरिक प्रक्रिया अपने आप होती है, प्लेट्स होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप। हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर, किसके आधार पर? ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। किस किस में? पर्वत में, ठीक है, इससे ढाल और ऊंचाई के आधार पर। तो पहले कौन सा? पर्वत, पर्वत जो सबसे ऊंचे होते हैं, फिर पठार, फिर मैदान। ठीक है, ऐसे इनको डिफरेंस करते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं पर्वत। पर्वत को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। सबको पता है ये बात, सॉरी मेरा फर्ज है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। इजी रहेगा आपको बहुत, अगर ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश के वर्ड आपको पता रहेंगे। अब पर्वत जैसे किसी को नहीं पता होता तो माउंटेन हो गया, इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पृथ्वी की सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई है, ऊपर जो जाते हैं सबसे। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर को आपको पता है समिट कहते हैं, इंग्लिश में समिट कहते हैं। आधार चौड़ा होता है। देखिए आप पर्वत, ये रहा पर्वत, हिमालय पर्वत, ये आधार देखिए चौड़ा है और शिखर देखिए छोटा है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती रहती है और जलवायु ठंडी होती है। ऊपर जाने पे जलवायु ठंडी होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जैसे हिमानी कहते हैं और इंग्लिश में से ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। आपको पता नहीं होगा कि समुद्र के भीतर भी पर्वत हैं। समुद्र है अपने, ये इनके भीतर भी पर्वत होंगे। ठीक है, इनके भीतर भी पर्वत होंगे। ठीक है, इनके भीतर ही पर्वत होंगे।
यहाँ पर ऐसे कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर है। जलवायु मतलब वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे चीजें हैं, ऑक्सीजन की कमी है, यातायात की कमी है, और फसल की कमी है, मैदान की कमी है, उपजाऊ चीजें नहीं है, ठीक है। वहाँ का धरातल खड़ी वाला ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। पर्वत भी क्या होता है, एक श्रृंखला में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, श्रृंखला ऐसे कहते हैं। आप देखिए ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, री होता है अलग से, इसको नहीं लगाते श्रृंखला लिखते हो, ठीक है। श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं रेंजेस, इसे कहते हैं रेंजेस। आप देख लीजिए खुद कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, आगे एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको। अब आप जाएंगे जैसे एक ये रेंज होगी, ये रेंज होगी, ऐसे अलग अलग पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय रेंजेस अलग है, और ये सारी रेंजेस जिनकी चोटियां होती हैं उनको रेंजेस कहते हैं। श्रेणियां बांटा गया। आपके जब पर्वत आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। इसमें इतना ही जानना है, क्योंकि ज्यादा भी घुसना बेकार है, क्योंकि हम 6th क्लास पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैं बताऊँ, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, ये इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है मोनाकी, ठीक। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। ये एक तरीके से क्या है, आपकी जनरल नॉलेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे नीचे जो पर्वत है, तो क्या बोला, सागर की सतह के नीचे स्थित है, मतलब ये सागर, महासागर, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है ऐसे, तो ये नीचे बिल्कुल ऐसे स्थित है, ठीक। इसकी ऊंचाई अगर ऐसे मान ले तो ऐसे, और ऐसे ही मान सकते हो, तो इसकी ऊंचाई, अगर पर्वत है तो ऐसे इसकी ऊंचाई होगी, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं, ऐसे यहाँ पे स्थित होगा। ये इसकी ऊंचाई क्या है, 10, 20, 5 मीटर, इतना याद रखना है। और हमारी एवरेज की कितनी है, 8,848 मीटर। एवरेज क्या है, जो ऊपर हमारा पर्वत ऐसे दिख रहा है वो, और ये क्या है जो हमारा महासागर में है ऐसे, ये हमारा मोनाकी है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये चोटी और ये चोटी, ये अंतर है। और जबकि ये नीचे वाला जो पर्वत उसमें महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, कितनी, 10, 20, 5, ऐसे याद करने का तरीका है। और वो क्या है, 8848, ठीक है, और सारा मीटर में। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, पता ही आपको। जैसे कि आगे देखेंगे आप, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं विदेशों में भी, अपने यहाँ पे भी, उनको कैसे किस नाम से जाना जाता है, इन चीजों को देखते हैं। अब हो गया ये रहा हिमालय। हिमालय कहाँ है, ये एशिया में है, ठीक। और आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसका एंडीज क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक। हिमालय एशिया में, आल्प्स यूरोप में, और एंडीज उत्तरी अमेरिका में। ये विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब बताऊं कैसे, ये आपको पता नहीं, इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाली चीज है, और नोट्स इसके जरूर बनाना। अब जैसे कि पर्वत की ऊंचाई आकार भिन्नता तो बता दिया मैंने। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला वलित पर्वत, ठीक। दूसरा भ्रंशोत पर्वत, सबसे मुश्किल इसका नाम याद करना। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक। इंग्लिश में से कहते हैं फोल्ड माउंटेन, इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, और इसे कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक। ये चीजें याद करने वाली है। हिमालय था आज वलित पर्वत के उदाहरण है। जो हिमालय हमारा जो है वो, और आल्प्स पर्वत हमने कहाँ पढ़ा है, वो इसमें शायद, हाँ, दक्षिण एरिया, साउथ अफ्रीका में वलित पर्वत के, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तो शिखर शंक्वाकार, शिखर को कहते हैं समिट, शिखर को समिट कहते हैं, और शंक्वाकार मतलब कॉनिकल, शंक्वाकार मतलब ऐसा, ये शिखर शंक्वाकार है, ये आपको पता लगेगा, अभी देखते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ोगे आप, ये रहा हिमालय हमारा,
हिमालय पर्वत ये हमारा किसका, वलित पर्वत का, मतलब फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं आगे आप पढ़ेंगे जाके, आगे क्लास, बड़ी क्लास में। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये पता होना चाहिए, ये मैंने लिख दिए थे। कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी कौन सी पर्वत, वलित का उदाहरण है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण दिया जाए तो सबसे पुराना कौन सा है, हमारा अरावली रेंज, ठीक है। और एग्जांपल माने जाए तो हिमालय भी हमारा वही है, आल्प्स पर्वत वही है, आल्प्स पर्वत कहते हैं ये, ठीक, आल्प्स पर्वत। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ये भी कौन से, अल्पेशियन और यूराल, ये दोनों कौन से हैं, अल्पेशियन कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का, और रूस का कौन सा, यूराल पर्वत, गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ये भी कौन से, वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, अब उसकी किसकी डेफिनेशन है, ब्रेंटोस की, इसे कहते हैं ब्लॉक। अब क्या बताया गया, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर को कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल, ठीक, वर्टिकल ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है कोई पर्वत, बहुत बड़ा भाग, जैसे ये पर्वत है, ठीक, इसका कोई बड़ा भाग ये हो गया और ऐसे विस्थापित हो गया, ये पूरा ऐसे उठ के चला गया तो क्या हो जाएगा, और ब्रह्मस्थोष पर्वत कहलाया जाएगा। तब ब्रह्मस्थोष पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, जैसे हॉट्स कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए स्पेलिंग है HORSTS, हॉट्स कहते हैं। तो नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश को कहते हैं ग्रावेन, GRAVEN, ग्रावेन, द्रोणिका भ्रंश। ये उठा हुआ भाग है, ये देखो आप, उठा हुआ भाग दिख रहा है आपको ये, और नीचे वाला भाग कौन सा है, द्रोणिका भ्रंश, ये अंतर है इनमें, ठीक है। यूराल का राइन घाटी, इसका कौन सा एग्जाम्पल है, यूराल कहाँ का, यूरोप की राइन घाटी। यूरोप में कौन सी घाटी है, यूरोप में राइन वैली, इसका क्या एग्जाम्पल है, राइन वैली। तो वॉसजेस पर्वत, VOSGES माउंटेन किसके एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन के, ठीक है। तरह के पर्वत स्थल के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व सभी मानते स्थिति को देखिए और बताइए सब इस प्रकार की भू आकृति को कुछ उदाहरण को और पता लगाइए। उसका आता है ज्वालामुखी पर्वत, जो तीसरे प्रकार पर्वत है। तीसरा ये रहा, दूसरा यहाँ था और पहला ऊपर था, ठीक। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका में कौन सा, एमटी माउंट कहते हैं इसे, वैसे स्पेलिंग होती है MOUNT, माउंट, शॉर्ट फॉर्म में एमटी लिखते हैं। किलिमंजारो था जापान का फ्यूजियामा, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा पर्वत कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत जरूरी भी है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं जो इकट्ठा करते हैं। जल यहीं से आते हैं, शुद्ध जल ज्यादातर यहीं से आते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहां से जल आते हैं। शुद्ध जल जो होते हैं उसके बाद संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में, हिमानी मतलब ग्लेशियर्स में होता है। जलाशयों के जल को लोग जला तक पहुंचाया जाता है, जैसे क्या जलाशय, जैसे रिजर्वायर्स, मतलब जो इकट्ठे किए जाते हैं उसको रिजर्वायर्स कहते हैं, रिजर्वायर्स।
जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली, सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए, पनबिजली मतलब बिजली उत्पादन के लिए, पानी से बनती है बिजली, उसे पनबिजली कहते हैं। उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं, वेदिका कहते हैं टेरेसेस, TERRACES, टेरेसेस, ठीक है, कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु कहते हैं फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। वनों से हमें क्या बोलते हैं, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद, गोंद, रेजिन, ये सब प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग मतलब अच्छा लगता है उनको, ठंडा होता है एरिया, ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, ये याद करने वाली चीज है कि हमारे पर्वतों में कौन कौन से खेल होते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ये ज्वालामुखी पर्वत का। आप देख लो एग्जाम्पल, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गम होता है। जैसे ये पर्वत है, ये देखिए आपने, ये पर्वत की डिजाइन है, यहाँ से लावा फूटता है, ये निकलता है कि ज्वालामुखी बन जाता है। ऐसे इसके ऊपर सतह पे इकट्ठा हो जाने के बाद ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। ठीक, इनमें ज्वालामुखी अति दाब से मैग्ना का निर्माण होता है, यहाँ से मैग्ना बनता है। दाब ज्यादा पड़ता है पृथ्वी, तो मैग्ना का निर्माण होता है, वो ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद पठार, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज कहते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में ज्यादा इजी है। पठार की उठी हुई हम सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई, पठार देख लीजिए आप कैसा होता है, एग्जाम्पल फिर बताऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये पृथ्वी कहीं पे एक समतल मैदान होगा, यहाँ से उठा हुआ है, ये पूरा पूरा उठा हुआ है, यहाँ आके ऐसे करके सपाट हो गया। ठीक, ये ऐसे बना हुआ जैसे टेबल पे कोई चीज रखी हो ना, वैसे ऐसे करके होता है पठार। यहाँ से ऊपर होता है, ये ऊपर होता है और ऐसे होता है, ये खाली होता है नीचे, इशारा ऐसे ही ऊंचाई पे होता है, खाली होता है। तो यहाँ से क्या जलप्रपात बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखो पठार से जलप्रपात बनते हैं, पठार में जलप्रपात बनते हैं। ठीक, ये होगा पठार का। पठार उठी हुई हम सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई हम सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपर वाली भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। देखो एक किनारा, दो किनारे, ऐसे किनारे हो जाते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक होती है। ठीक, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन, DECCAN, डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। याद कर लेने उदाहरण इसके। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक, इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से नापी गई है, 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होता है, खनिज होते हैं, जितने मिनरल्स होते हैं पठारों में होते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है? सोना यानी गोल्ड, गोल्ड एंड इसके लिए, और हीरो के लिए डायमंड, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, हमारा जो भारत का है, लोहा, कोयला, मैग्नीज। छोटा नागपुर का पठार क्या मिलता है इसमें? नागपुर का पठार, इसमें क्या मिलता है? मैग्नीज, ये लिखा लोहा। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए आया जाता है। मिनरल्स किसी भी एग्जाम का, चाहे वो ए ग्रेड लेवल का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, सबके लिए फेवरेट एक सेगमेंट है। वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे 1 नंबर का बने चाहे 5 नंबर का बने, बनता जरूर है। ठीक है, कोयला, उसका मैग्नीज। आप धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सारे मैग्नीज, और सारी मैग्नीज बोल रहा हूँ, सारे मिनरल्स क्लियर हो जाएंगे, कहाँ का कौन कौन से। बहुत बड़े भंडार है। ठीक है,
पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। सॉरी। भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी, छोटा नागपुर पठार में कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा वाटरफॉल बनाती है? हुंड्रू। हुंड्रू वाटरफॉल बनाती है जलप्रपात। कर्नाटक में जो जलप्रपात बनता है, इस प्रकार के जलप्रपातों को बोलते हैं वाटरफॉल इंग्लिश में। ये सब आपको इंग्लिश में पता होगा क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में बहुत कम सुना है आपने वाटरफॉल। लावा पठार में जलप्रपातों को उदाहरण है, ठीक है। लावा पठार भी होते हैं, ठीक है। जो लावा पठार, ये जैसे ऊपर के लावा बन जाता है, उसमें क्या होता है? काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल, मतलब स्पॉट, सीनिक स्पॉट कहते हैं, मतलब जहां देख के आदमी मोहित हो जाता है एक तरीके से, ठीक। रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पठार में बहुत प्रगत जाते हैं लोग। अब मैदान, इसे कहते हैं प्लेन्स, जिसमें पूरे ज्यादातर भारत के लोग रहते हैं और जब सदा आबादी दुनिया की यहीं रहती है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल की बात की 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। उर्मिल को रोलिंग कहते हैं, रोलिंग, ठीक है। और तरंगित को कहते हैं अंडल्टिंग, ठीक है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं, क्योंकि जो नदी लेके जाती है उससे मैदान बनते हैं। नदी निक्षेपण करती है, ऐसे विसर्प करती है, तो उससे मैदान का निर्माण होता है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को नदियां घाटियों में निक्षेपित करती हैं। घाटी मतलब समतल नीचे की जमीन होती है, उसे घाटी कहते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, ठीक है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जगह होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ? एशिया में इंडिया। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी के पास जो है, यांगत्से नदी के पास प्रमुख इसका उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है रहने के लिए? वो है मैदान, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं, सारी चीजें मिलती हैं, खाने की भी, रहने की भी, सब कुछ। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तक खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। जहाँ ज्यादा सुविधाएं होंगी वहीं ज्यादा लोग होंगे। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जितने भी जहां से गंगा होती उतर जा रही है, वहां आप देखना सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप वही लैंडफॉर्म्स और लोग जनसंख्या। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, बताया। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। विभिन्न प्रकार के स्थलों के रूप में रहने वाले लोग, ये सब तो आपको पता ही है। कभी प्राकृतिक आपदा आते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान का बाढ़, ये सब विनाश देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ये जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का है। हम कितने तरीकों से जल स्थल का रूप उपयोग ला सकते हैं, इसका पता हम लगा सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में कैसे कैसे जलों का, स्थल का रूप का उपयोग होता है, वो वहाँ आसपास जैसे लोग रह रहे होते हैं, उसका यूज कर रहे होते हैं, उससे पता लगता है, ठीक है। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि का मकानों का निर्माण करते हैं। जहाँ पे खेती करनी होती है वहाँ मकान बनाए तो खेती उपजाऊ नहीं रहती है, खेती खत्म होती रहती है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें, ठीक है। और ये सरकार ने देखा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए उन्होंने क्या एक मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक अवस्थाओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के भारत सरकार द्वारा कौन सा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया। ये कभी पूछ लिया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया? नहीं, भारत सरकार ने चलाया। और ये बहुत उपयोगी और बहुत इसका इफेक्टिव रहा है, बहुत इफेक्ट हुआ है इसका। अब ये कुछ क्वेश्चन है अभ्यास के, ये सब लोग आप लोग कर लीजिए। प्रमुख स्थल रूप बता रखे हैं आपको। पर्वत पठार में अंदर पता है,
पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से पता है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी ये भी बताया, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, नदियों के निक्षेपण से होता है, नदियां जल लाती हैं विस्थापित करके चीजों को, सिल्ट विल्ट जितनी चीजें लाती हैं, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे इंसान रह सकता है, रहने के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, समतल होता है, खेती हो सकती है, सड़कों का आना, पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, क्योंकि कठिन होता है यहाँ जीवन यापन, जलवायु कठिन होती है, पर्वत पठारों में भिन्नता, ऊंचाई या ढाल ये दोनों ही हो सकता है। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, ठीक है, भारत में। यांगत्से नदी कहाँ स्थित है, चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप की बताया था आपको, कौन सी, ऑप्स, नहीं एंडीज, नहीं ये सॉरी आप्स आप्स आप्स। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को पता ही है, हिमालय आप्स जैसे पर्वतों के उदाहरण है। हिमालय आप्स किसके, वलित पर्वत के। डच क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, पठार में पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, मैदानी क्षेत्र। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग कर रहे हैं और करने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। जब आप छोटी छोटी क्लास को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा एक एक चीज से कैसे कैसे आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत जरूरी है और हर किसी को पढ़नी चाहिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और ऐसे नॉलेज के जो पढ़ना चाहे वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।